बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो यस्टरडे हम ऑनको वायरसेस को डिस्कस कर रहे थे और हम जो है उसकी क्लासिफिकेशन तक पहुंच गए थे कि कौन कौन से वायरसेस आप जो है उसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस कि उनका जीनोम किस टाइप का है और आइदर दे हैव डीएनए एज अ जीनोम एंड आरएनए एज अ जीनोम। सो हमने उसकी कैटेगरीज को डिस्कस किया था कि कौन किस कैटेगरी में फॉल करता है। सो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपका डीएनए ऑनको वायरस होता है लाइक जिसके अंदर डीएनए एज अ जीनोम होता है तो उसका ऑनकोजेनेसिस कॉज करने का लाइक कैंसर कॉजिंग का क्या मैकेनिज्म होता है। इसको स्टडी करने से पहले आपको दो बातें करनी होंगी कि जो मेन हमारे पास P53 एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके पास जीन है और इसकी जो प्रोटीन प्रोडक्ट बनती है लाइक कोई भी जीन है और वो आपके पास जब उसकी फर्दर ट्रांसलेट होती है तो उसकी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनती है। इसकी जो प्रोटीन प्रोडक्ट होती है उसको आप जीनोम का गार्डियन कहते हैं, लाइक इट गार्ड योर जीनोम्स, या वो आपके पास एक कीपर है उसका या उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी आर्मी है। P53 की बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैंसर के जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम जब डीएनए ऑन्कोजेनेसिस को स्टडी करते हैं तो आपके पास जो P53 है वो ट्यूमर को सप्रेस करने की जीन है, लाइक मतलब ये जो जीन है वो ट्यूमर को दबाती है, ठीक है। और इसके जो प्रोटीन प्रोडक्ट है उसी को इसीलिए हम जो है गार्डियन ऑफ जीनोम कहते हैं। दूसरी जो एक प्रोटीन है वो आरबी जीन है। अब इन दोनों जीन्स का मेन जो है वो फंक्शन को लाइक हॉल्ट करके या उनके फंक्शंस को डिस्टर्ब करके तो आपके पास जो डीएनए उनको वायरसेस होते हैं दे कॉज द ऑन्कोजेनेसिस। क्योंकि ये जो आपके पास P53 है मेनली वो आपके पास कंट्रोल करती है सेल साइकिल्स को, सेल के रिपेयर को, एपोप्टोसिस को। डीएनए जो है ख़राब हो जाता है तो उसको फ़ौरन, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कॉन्टीन्यूसली एक प्रोसेस चल रहा है, कोई किसी भी टाइम वहाँ पे मिस्टेक होती है तो वो आपके पास पीछे जाके दोबारा से उसको रिपेयर करता है, दोबारा से चेक करता है कि कहाँ पे क्या ख़राबी आई है, ठीक है। तो आपके पास उसकी प्रूफ रीडिंग हो रही होती है। और आपके पास जैसे हमें पता है कि कैंसर है ही कि जब आपके सेल्स की अनकंट्रोल डिवीजन होती है तो उस टाइम पे आपके पास कॉज होता है। तो जब इट्स मीन के अनकंट्रोल डिवीजन को अगर आप बगैर विदाउट चेक छोड़ देंगे और वो होती रहेगी तो आपके पास कैंसर कॉज हो जाएगा। सो हमारे पास आपके पास जेनेटिक इंस्टेबिलिटी को कॉज नहीं होने देता और आपके पास जो P53 है वो ट्यूमर के ग्रोथ को और उसकी फैलाव को, प्रोलिफरेशन को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। अब जो आपके पास ऐसे सेल्स होते हैं जो गेट इन्फेक्टेड तो उनके अंदर P53 का जो रिपेयर सिस्टम होता है वो नॉकआउट हो जाता है, लीडिंग टू ग्रेजुअल एक्युमुलेशन, म्यूटेशन हो जाती है और सेल साइकिल आपके पास अफेक्ट हो जाता है। ये तो एक इसकी छोटी सी समरी है, लेकिन हो ये प्रोसेस मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है ये आपको डायग्राम में जब आप देखेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। अब आपके पास दो कंडीशंस हैं, एक नॉर्मल कंडीशंस है और एक आपकी बॉडी जब अंडर स्ट्रेस कंडीशन होती है तो उस कंडीशन के दौरान आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है और कैसे परफॉर्म करती है। जब आपके पास नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो जो P53 होता है, क्योंकि इसने सेल डिवीजन को कंट्रोल करना होता है, जब आपकी जो है बॉडी नॉर्मली रिएक्ट कर रही है तो जो यूबिक्विटिन होता है वो आपके P53 के साथ आके बाइंड कर जाता है। तो आपके पास P53 का जो प्रोटियोसोम मीडिएटेड प्रोटियोसोम जो है वो उसको डिग्रेड कर देता है और आपके पास नॉर्मल सेल के अंदर P53 का लेवल जो है वो आप कम से कम मेंटेन रखते हैं क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है, उसने किसी भी किस्म के रिपेयर या सेल या उस तरह की चीज़ें कंट्रोल नहीं करनी क्योंकि आपका सेल नॉर्मली वहाँ पे एक्ट करे। अब जब आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में अंदर आती है तो जैसे ही वो स्ट्रेस कंडीशन में आती है अब आपकी बॉडी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो जो P53 है USP7 जो है वो आता है, इनहिबिट करता है और जो यूबिक्विटिन है वो आपके P53 के साथ आके बाइंड नहीं करता, ठीक है। तो अब आपके पास जो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है P53 को फॉस्फोराइलेट कहा जाता है, काइनेज लाइक P53 जो है फॉस्फोराइलेट होके एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी जो है वो फर्दर अपने काम करती है, रिपेयरिंग और सारा ये काम वो काम करती है। लेकिन इस स्टेप के अंदर अगर आपके पास कोई भी वायरल आ गया और उसने आके ऑन्कोजेनिक प्रोसेस काज कर दिया तो आपके पास P53 का लेवल बढ़ता ही जाएगा, ठीक है।
और आपके पास ये सारे काम होना शुरू हो जाते हैं, लाइक सेल साइकिल, अरेस्ट, एपोप्टोसिस वगैरह। नॉर्मली जो सेल आपके काम कर रहा होता है कि स्ट्रेस कंडीशन के अंदर, ठीक है, वो आपकी बॉडी के अंदर सेल साइकिल को रोक देता है, एपोप्टोसिस काज कर देता है, डीएनए डैमेज को रिपेयर करता है, एंजियोजेनेसिस जो कि ब्लॉकेज है आपकी नर्व्स की उसको करता है। लेकिन जब यहाँ पे इसी पॉइंट पे स्ट्रेस कंडीशन के अंदर वो इतनी प्रोलॉन्ग कर देंगे, वायरल आके उनको जेनिक हो जाए, तो ये कंडीशन आपकी एक साइकिल चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। दूसरा जो है वो आरबी ट्यूमर सप्रेशन जीन है, ठीक है। आपके पास ये मेन स्विचेस हैं G1 से, जो आपके पास एस फेज़ में, सिंथेसिस फेज़ में जब आपका सेल जाता है तो किस तरह से आपके पास उसको कंट्रोल करता है, ये आपके पास जो आरबी जीन होता है वो कंट्रोल करता है, क्योंकि ये टाइट कम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है जो बेसिकली आपके जो E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है उसको इनएक्टिव कर देता है, और आपका जो सेल होता है वो रेस्ट में चला जाता है और फर्दर पॉलीप्लेट ही नहीं करता। जैसे सबसे ऊपर आप यहाँ पे एरो की मदद से देख रहे हैं कि ये PVR है, और E2F जो है आपके पास जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आगे से टाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब आपके पास जो DNA को रेप्लिकेट करने के लिए प्रोटीन्स हैं वो फॉर्म ही नहीं होंगी। जब वो फॉर्म नहीं होंगी तो आपके पास फर्दर जो है वो चेक पॉइंट आ गया है, आपके पास पॉलीप्लेशन फर्दर नहीं होगी। अब आप अपनी लेफ्ट साइड पे जब आप देखते हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन में जब आपका बॉडी आपको सिग्नल देती है कि अब हमने जी जाना है, फर्दर सेल ने डिवाइड होना है, तो अब आपके पास जब सेल ने फर्दर डिवाइड होना है, कंट्रोल जो डिवीजन होती है, तो उसके बाद आपके पास जो ग्रोथ का जब सिग्नल आता है ना आपकी बॉडी की तरफ, जी अब ग्रोथ की तरफ जाना है किसी भी किस्म की, ठीक है, तो साइक्लिन जो डीके है वो CDKs रिलीज करता है, और आपके पास जो PBR है उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। जब PBR फॉस्फोराइलेट होता है तो उसके पास जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगा होता है वो उसके साथ से हट जाता है। जब वो हटता है तो इस तरह से आपके पास एस फेज के अंदर सेल की एंट्री हो जाती है, और आपके सेल के अंदर कंट्रोल्ड उसकी जो है वो एक ग्रोथ और डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। अब वही केस कि जब उसने रोकी भी तो है दूसरी तरफ, जब आप राइट साइड पे आते हैं और आपने उसकी रोकी भी है, तो इट्स मीन कि वो सेल अरेस्ट में है। लेकिन अगर वायरल ऑन्कोजेनेसिस आ जाती है, वायरल ऑन्कोप्रोटीन्स आ जाते हैं, वो उन्होंने PBR को जो है वो रिलीज़ करा दिया है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी आ गया, तो PBR की अब उन्होंने कंट्रोल एंट्री नहीं कराई, ये अनकंट्रोल्ड है। एस फेज में एंट्री हो जाती है जो कि अनकंट्रोल्ड है, और एब्सेंट PBR की एक्टिविटी यहाँ पे होती ही नहीं है, ठीक है। ये दो प्रोसेसेस हैं जो DNA ऑर्कोजेनेसिस कॉज होती है। अब DNA जो है वायरसेस, पेपिलोमा जो वायरस है या पेपिलोमा विराइडी है, ये जो है डबल स्टैंडर्ड DNA इसका जो है लाइक जीनोम होता है। इस वायरस की ट्रांसमिशन सेक्सुअल इंटरकोर्स या स्किन कांटेक्ट से होती है। ये कैंसर जो कॉज करता है सर्वाइकल है, ऑरोफेरेंशियल कैंसर है, एनल और जेनिटल कैंसर्स जो हैं आपके पास, UTIs के मेनली कैंसर्स हैं। इसके जो प्रोटीन है वो E6 और E7 है, ऑन्कोजीन्स हैं, और ये P53 जो पाथवे अभी 2 पढ़ाए थे उसी की तरफ इंटरफेरेंस करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट जो है गार्डिसाइल जो है वैक्सीन है, HPV की मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं उनके अगेंस्ट, और सर्वाइकल के अगेंस्ट भी हैं आपके पास, जो उसकी टाइप 16 और 18 है। उसके बाद आपके पास हेर्पेस विराइडी जो है HHV8 जो है हमारे पास, उसका भी डबल स्ट्रैंडेड DNA है। ये स्लाइवा, ब्लड और सोशल कांटेक्ट के थ्रू बॉडी के अंदर फैलता है। इसकी कॉजिंग जो है वो है कपोसी सार्कोमा, बॉडी कैविटी लिम्फोमा, और ये इसकी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि पाथवे को, वायरल को, लाना वायरल प्रोटीन को जो आपके पास NF के बीटा पाथवे एक्टिवेशन से करती हैं। इसके बाद एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, ठीक है, और आप जो है इन्हीं NKF इनहिबिटर्स को डाइलाइट ट्राइसल्फाइड जो है उनके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है HBV है, जो कि हेपा एडिना वराइडी जो है वो गैप DNA से है, उससे बिलोंग करती है। स्लाइवा, TS, सीमन, वैजाइनल सिक्रीशन और ब्लड के थ्रू ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर कैंसर कॉज कर रहा होता है आपके पास, और P53 को इम्यूनली टारगेट करता है, डायरेक्ट मैकेनिज्म, और इसके लिए या तो लिवर को रिजेक्शन करते हैं, आप लिवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं जो अफेक्टेड एरिया होता है उसकी जगह, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज पॉसिबल। उसके बाद मुख्तलिफ जो FDA अप्रूव ड्रग्स हैं वो आप उसके अगेंस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद EBV है, हेर्पेस वराइडी, डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ये स्लाइवरी ट्रांसमिशन के थ्रू आपके पास जाता है। उसके बाद इसके अंदर नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा,
हॉडकिन डिजीज़, सबसेट ऑफ टी सेल्स, लिम्फोमा वगैरह, और LMP1 और LMP2, सेलुलर थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपीज़ लाइक आपके इम्यून सिस्टम्स को मॉडिफाई करना, और एंटीबॉडी थेरेपीज़ अवेलेबल है। उसके बाद लास्ट आपके पास इसकी जो डायरेक्ट कॉज है ट्रांसमिशन की वो नहीं पता, बट इसकी इंट्रैक्शन जो है आपकी स्किन के अंदर, वायरस जब शेड होता है तो हाई जो है वायरल लोड्स हो जाते हैं स्किन के अंदर ज़्यादा। जैसे आपके पास हेपेटाइटिस का आपको आइडिया कि वो बॉडी से आपकी कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो एक थ्रेशोल्ड लेवल तक जब आपकी बॉडी के अंदर ऊपर होता है तो आपको वो डिजीज़ अपीयर हो जाती है। जब उसका थ्रेशोल्ड लेवल कम चला जाता है उतना, तो वो आपकी बॉडी को उस तरह अफेक्ट नहीं करता, मतलब वो आपकी जब एक दफ़ा हो गया तो ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद मार्टल सेल कार्सिनोमा है, और आपके पास इसकी जो है वो 2A कार्सिनोजेनेसिस स्मॉल जो है प्रोटीन्स कॉज करते हैं। इसके लिए FDA ने भी रिसेंटली एक ड्रग अप्रूव की है जिसको एवेलुमाब, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि इसकी स्टेज को अफेक्ट करती है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम जो है RNA ऑन्कोजेनेसिस का प्रोसेस डिस्कवर करेंगे और उनके वायरसेस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।